हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी 2 ही दिन पहले प्रियांशु नाम के एक लड़के ने कानपुर की कोर्ट की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। और जो एक लाइन उसने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी ना, वो बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। और वो ये कि मेरे मरने के बाद मेरे पिता को मेरी लाश को छूने भी मत देना। और इस एक लाइन से प्रियांशु की ज़िंदगी भर का जो दर्द उसने सहा होगा ना, वो अच्छे से समझ में आता है। मरने से पहले 2 पेज का सुसाइड नोट प्रियांशु ने लिखा। और उस नोट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी जिससे कि ये समझ में आता है कि उसके पिता ने उसको किस हद तक मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे टॉर्चर किया था उसकी पूरी ज़िंदगी भर। छोटा-सा एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, जब वो छोटा था तो फ्रिज में से ना उसने बिना पूछे मैंगो जूस पी लिया था और उसकी पनिशमेंट के तौर पे उसके पिता ने उसके सारे कपड़े उतार कर उसको बाहर सड़क पे घुमाया था। और इसी के जैसे और बहुत सारे किस्से उसने लिखे थे, जिनको कि पढ़ के उसका दर्द, वो किन चीज़ों से गुज़र रहा था इतने सालों से, वो अच्छे से महसूस होता है। अब आज की इस वीडियो में मैं 2 इंसानों के ऊपर बात करूँगी। पहला तो वो इंसान जो कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देता है कि वो सुसाइड जैसा गंभीर स्टेप उठा लेता है। और दूसरा वो इंसान जो कि किसी इंसान की एक्सपेक्टेशंस पूरा करते-करते या किसी इंसान का टॉर्चर सहते-सहते इतना दर्द में आ जाता है कि वो ज़िंदगी से हार मान लेता है। अब प्रियांशु के केस में अगर मैं बात करूँ तो साफ पता चलता है, जो कि किस्से उसने लिखे हैं अपने सुसाइड नोट में, कि उसके जो पिता थे वो एक नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान थे। और जो नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान होते हैं ना, ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं दूसरे इंसान को तंग करने में, टॉर्चर करने में, परेशान करने में। पर खैर, जो लोग नार्सिसिस्ट नहीं भी हैं और जो पेरेंट हैं, वो भी कई बार ऐसी कुछ चीज़ें ना अननोइंगली कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली पढ़ाई के लिए या मोस्टली कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर होता है। एंड उस प्रेशर के चक्कर में उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो बच्चे को किस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़ार रहे होते हैं। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स दिन भर में जो भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो घर का काम है, वो सारे के सारे काम पेरेंट्स इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे की बेहतरी हो सके, बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिल सके। और अगर इस सब के बावजूद भी पेरेंट्स कुछ ऐसा दबाव बना के रख रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा अंदर ही अंदर, मन ही मन में घुट रहा है। जितना प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है आने वाली लाइफ के लिए, वो अगर बच्चा प्रेशर झेल ही नहीं पा रहा है प्रेज़ेंट में, तो फिर जो भी कुछ चीज़ें पेरेंट्स कर रहे हैं या जितनी भी मेहनत पेरेंट्स कर रहे हैं या जितनी भी मेहनत बच्चे से करा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, तो हमें यही नहीं पता कि वो प्रेशर वो कितने टाइम तक झेल पाएगा। और अगर वो गलती से झेल भी लेता है, तो वो प्रेशर जो है वो आगे जाके उसकी जो लाइफ़ है उसको कितना ट्रॉमाटाइज़्ड करता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पहली चीज़, पेरेंट के पार्ट पे बच्चे की इमोशनल वेलबींग को चेक करना, इमोशनली बच्चा कैसा फ़ील कर रहा है, इमोशनली वो कितना ओवरबर्डन्ड फ़ील कर रहा है, ये चेक करना पेरेंट्स की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ के बाद आनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो ऐसे लोग जो कि ट्रॉमा को झेल नहीं पाते, जो इस टॉर्चर को झेल नहीं पाते और फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। एंड लोग भी ये कहते हैं कि किसी से कह देता, किसी से कहा क्यों नहीं, वहाँ से चला जाता, खुद पैसे कमा रहा था तो ये स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी। मुझे भी ऐसे ही लगता था कुछ साल पहले तक, मैं भी यही बोलती थी। लेकिन मुझे अब अच्छे से समझ में आता है कि जब भी कोई इंसान ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, तो बेशक वो सामने से नॉर्मल नज़र आए, बेशक वो काम पे जा रहा है, बेशक वो अपने डेली रूटीन के वो सारे काम कर रहा है जैसे कि सब लोग नॉर्मली करते हैं। लेकिन उसके मन में जो एक तूफ़ान चल रहा होता है, उसका जो ज़िंदगी भर का दर्द होता है, वो उसके अंदर जो समाया हुआ होता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है किसी पॉइंट पे आके कि उसको ऐसा लगता है कि अपनी जान दे देना कहीं ज़्यादा आसान होगा इस ज़िंदगी को ड्रैग करने से। तो मतलब कि वो अंदर से इतना ज़्यादा टूटा हुआ होता है कि उसको ज़िंदगी का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे उस इंसान की गलती नहीं होती है। गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने ढूँढा नहीं होता किसी को या वो चाहता नहीं होता अपनी बात कहना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई मिला नहीं होता।
कोई ऐसा इंसान जो उसकी बात को समझ सके, वो उसको अपने आसपास कहीं नज़र नहीं आता। और अगर उसको वो नज़र आ गया होता, तो ज़रूर वो इंसान जो है ना अपनी बात उसको कह देता। लेकिन आजकल के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, या मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जो एक सबसे बड़ा खतरा सामने मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि किसी के पास भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ वो अपने दिल की बात को शेयर कर सके। ऐसे बहुत इंसान हैं जिनके साथ पार्टी कर सकें, ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आप बाहर घूम सको, फिर सको, जिनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। लेकिन सचमुच में जहाँ पे बात आती है दर्द को शेयर करने की, तो ऐसे इंसान आजकल के टाइम पे लोगों को ना नहीं मिल रहे हैं अपने आसपास, और इसी वजह से ये ड्रास्टिक स्टेप उठाए जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा क्या रोल बनता है इस पूरे सीन में, एज ए दोस्त, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए रिश्तेदार, एज कलीग, वट एवर रोल यू आर प्लेइंग। तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखो जो कि मेंटल डिस्ट्रेस में है, आपसे अपनी कोई भी बात शेयर कर रहा है, तो कभी भी ना उसको ये कह के हमें हवा में नहीं उड़ाना चाहिए कि यार दिल पे मत ले, या हमें उसको ये नहीं कहना चाहिए कि कितनी छोटी सी बात है। जैसे ही हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, तो दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान अपने आप को शट डाउन कर लेता है। तो वहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेंटल डिस्ट्रेस में है, आपसे ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी बात को अगर आप ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे, और उसको ये कह दोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो ये जो एक लाइन है ना, ये लाइन जो उस इंसान को होप देगी, उसके ट्रॉमा को कम करेगी, उसके स्ट्रेस को कम करेगी, वो दुनिया की और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। उस टाइम पे सिर्फ एक ऐसा इंसान ही उस दूसरे इंसान को इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने से बचा सकता है, जो कि उसको ये कहे कि मैं तुझे समझता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और आप यकीन मानिए कि जब भी कोई ऐसी चीज़ सुनेगा, और कोई ऐसा इंसान जो कि अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, तो वो उसके लिए एक मरहम का काम करता है। और धीरे-धीरे जब इस तरह की चीज़ें उस इंसान को समझ में आने लग जाती हैं ना, धीरे-धीरे जब हम उसको इस तरह का मेंटल सपोर्ट देते रहते हैं कंटीन्यूअसली, तो उसका जो ट्रॉमा है, जो उसका दर्द है, वो भी धीरे-धीरे करके हील होने लग जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो में जो एक इम्पोर्टेंट रोल हम प्ले कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम अपने उस रोल को समझ लें। ज़्यादातर ऐसा होता है जब भी हम किसी ऐसी न्यूज़ को सुनते हैं, तो हम उनमें से किसी एक इंसान को ब्लेम करते हैं और केस को ख़त्म कर देते हैं कि हाँ, उसका फ़ादर कितना ख़राब था, कितना बुरा किया बच्चे के साथ। या एक दूसरा टेक ये होता है कि बच्चे को ऐसा स्टेप लेने की ज़रूरत ही क्या थी? उसको ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ पे हम अपना वर्डिक्ट देके इस केस को ना क्लोज़ कर देते हैं। बट ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये समझना, प्लस हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं जिससे कि ऐसी चीज़ों को होने से हम रोक सकें। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है, और ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनता है ह्यूमैनिटी के तौर पे भी। तो इस चीज़ के बारे में ना आप ज़रूर सोचिएगा, एंड अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी परेशान है, तो उसकी बात को सुनिएगा ज़रूर। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।